अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हियर योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इरफान कयूम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस प्रीचर। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम लोग एटॉमिक रेडियस के टॉपिक को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। एटॉमिक रेडियस के इस टॉपिक के अंदर हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। एटॉमिक रेडियस देखने को एक छोटा सा टॉपिक देखने को मिलेगा, लेकिन इसी के अंदर हम लोग ऐसे कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों को आने वाले टॉपिक्स के अंदर ट्रेंड्स को समझने में हेल्प आउट कर रहे होंगे। इसमें हम लोग शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या होता है, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या हमें देखने को मिलता है, क्या यहाँ पे एक्सेप्शंस देखने को मिलती हैं या यहाँ पे एक्सेप्शन मौजूद नहीं होती हैं, एटॉमिक रेडियस को हम लोग डिटरमाइन कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म वन और रेडियस क्या होती है, अगर हमारे पास मेटल्स आ जाएं तो उनके लिए कौन सा रेडियस इस्तेमाल करेंगे, अगर नॉन मेटल्स आ जाती हैं तो उनके लिए कौन सा रेडियस इस्तेमाल किया जाता है। और इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि हमारे पास लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पूछा जा रहा होता है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और सबसे खास बात, हम लोग इसके अंदर प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी देखेंगे कि एटॉमिक रेडियस से किस तरह से जो है वो प्रैक्टिस एमसीक्यूज आप लोगों से पूछे जा रहे होते हैं। पीएमसी के अंदर या कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर आप लोग जाते हैं तो आप लोगों से वहाँ से एमसीक्यूज किस तरह से पूछे जा रहे होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज बेसिकली होता क्या है, हमें इसकी ज़रूरत आती क्यों है। कहते हैं कि एटम्स आर अज्यूम्ड टू बी स्फेरिकल इन शेप। एटम्स को समझा जाता है कि हमारे पास स्फेरिकल इन शेप हैं। लेट्स सपोज कि अगर ये हमारे पास सेंटर के अंदर न्यूक्लियस है तो कहा जाता है कि हमारे पास इस तरह से स्फेरिकल इन शेप होंगे। तो कहते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द कंपाउंड यूज फॉर इट्स मेजरमेंट द साइज ऑफ एटम्स आर एक्सप्रेस इन एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस एंड कोवलेंट रेडियस। देखिए बेटा, अगर तो आपके पास अकेला एलिमेंट पड़ा होगा तो उसके लिए हम लोग जो रेडियस इस्तेमाल करेंगे, जो टर्म इस्तेमाल करेंगे, वो एटॉमिक रेडियस होगी। अगर हमारे पास कोई आयन मौजूद होगा तो उसके रेडियस को हम लोग आयनिक रेडियस का नाम दे देंगे। और अगर कोई दो चीज़ें शेयरिंग के साथ आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के रह रही हैं तो उसके लिए जो हम लोग टर्म इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास कोवलेंट रेडियाई जो है वो इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ये नॉन मेटल्स के लिए इस्तेमाल होने वाला रेडियाई होता है। ये तो थी जनरल सी बातें, लेकिन ये बच्चे इस बात का ख्याल रखते हैं कि एटम्स इन स्पेसिफिकली हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो स्फेरिकल इन शेप ही होते हैं। सिर्फ समझा जाता है, सिर्फ इस टर्म को समझने के लिए कि बेसिकली एटॉमिक रेडियाई जो है वो होता क्या है। तो कहते हैं कि द साइज ऑफ एन एटम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैनी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू इट। लाइक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज हैं वो डायरेक्टली रिलेट कर रही होती हैं साइजेस के साथ। जितना ज़्यादा किसी भी चीज़ का साइज होता है तो उसके उतनी ही लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज ज़्यादा होंगी। जब लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज ज़्यादा होती हैं तो फिर उसी के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की टेंडेंसीज भी जो है वो चेंज हो रही होती हैं। तो इस तरह से साइज की मदद से हम लोग बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो डिटरमाइन कर रहे होते हैं। अब सबसे पहले आप लोगों से डेफिनेशन यहाँ से पूछी जा सकती है। तो इसकी दो तीन डेफिनेशन लिखी जाती हैं, मैं आप लोगों को सारी बताऊंगा यहाँ पे, लेकिन मोस्ट वैलिड डेफिनेशन जो है वो हमारे पास एटॉमिक रेडियस की ये है कि एवरेज डिस्टेंस बेटा औसतन डिस्टेंस, मतलब इसका ये भी है कि आप लोग एब्सोल्यूट डिस्टेंस जो है, एब्सोल्यूट एटॉमिक रेडियस जो है वो आप लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। आप लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि किसी भी एलिमेंट का रेडियस क्या है, आप लोग एवरेज बता सकते हैं बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। अगर ये आप लोगों के पास न्यूक्लियस है और ये आप लोगों के पास वैलेंस शेल है तो एवरेज डिस्टेंस क्या होगा इस न्यूक्लियस से लेकर इस रेडियस तक का, इसको हम लोग बोलते हैं कि दिस वन इज द एटॉमिक रेडियस। देखें, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज नेवर जीरो इवन एट द लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। मतलब बोहर ने तो हमें ये कह दिया था कि सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं, लेकिन बाद में सोमरफेल्ड आया, उसने कहा कि ये एलिप्टिकल पाथ भी अडॉप्ट कर रहे होते हैं। वो इस तरह से भी रोटेट कर सकते हैं, वो सर्कुलर पाथ के अंदर भी रोटेट कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल का हर तरफ जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। जब डिस्टेंस हर तरफ सेम नहीं होता तो फिर हम लोग एवरेज वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करते हैं बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर वैलेंस शेल ऑफ एन एटम तक। और यही हमारे पास जो है वो एक वैलिड डेफिनेशन हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा ये भी डेफिनेशन कही जाती है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लाई ऑफ टू एडजेसेंट एटम्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम है और ये हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन का एटम है और इन दोनों ने शेयरिंग की हुई है एक एक इलेक्ट्रॉन और ये बॉन्ड बना हुआ है, तो इन दोनों के न्यूक्लियस का हम लोग डिस्टेंस लेते हैं
और डिस्टेंस लेने के बाद कहते हैं ये जो आप लोगों के पास डिस्टेंस आता है हम लोग इसका जो है वो हाफ कर लेते हैं। तो ये जो आप लोगों के पास हाफ होगा दिस वन इज नोन एज द एटॉमिक रेडियस। लेकिन बेटा याद रखना है कि एटॉमिक रेडियस की ये डेफिनेशन तो है, लेकिन ये किन के लिए होता है? होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के लिए। मतलब अगर ये हाइड्रोजन है तो ये भी हाइड्रोजन ही होना चाहिए, अगर ये क्लोरीन है तो ये भी क्लोरीन ही होना चाहिए। फिर आप लोग ये डेफिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है तो फिर जारी बात है एक का साइज छोटा होगा और एक का साइज बड़ा होगा। फिर इस पूरी लाइन का जो हाफ होगा, आप लोग इस एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं बता सकते कि ये हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस है या हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस जो है वो नहीं है। फिर तीसरी डेफिनेशन के हाफ ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड लेंथ, इसी की दूसरी फॉर्म है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस था इसको हम लोग बोलते हैं दिस वन इज द कोवलेंट बॉन्ड लेंथ। और अगर आप लोग इसका हाफ कर लेते हैं तो वो आप लोगों के पास क्या कहलाता है? इसको हम लोग जो है वो एटॉमिक रेडियस का नाम दे रहे होते हैं। अब इसके यूनिट्स के हम लोग इसको किस किस चीज़ में मेजर करते हैं? तो हम लोग इसको नैनोमीटर मीटर से 10⁻⁹ के अंदर मेजर कर रहे होते हैं। एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 के अंदर हम लोग इसको मेजर करते हैं। सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर, पिकोमीटर 10⁻⁻12 के अंदर। मतलब ये डिफरेंट यूनिट्स हैं जो कि हम लोग एटॉमिक रेडियस के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस स्लाइड के अंदर हम लोग ने जाना है कि हम लोग एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस की टर्म्स कब कब इस्तेमाल करते हैं, मोस्ट वैलिड डेफिनेशन कौन सी है, हम लोग हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई को किस जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं और किस जगह पे जो है वो हम लोग इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखें कि लेट्स सपोज अगर आप लोगों के पास ये, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये हाइड्रोजन एटम है और ये हाइड्रोजन एटम है, तो ये न्यूक्लियस से लेकर यहाँ तक का जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है, इस पूरे डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे कि दिस वन इज द कोवलेंट बॉन्ड लेंथ। ये आप लोगों के पास कोवलेंट बॉन्ड लेंथ है। और अगर आप लोग इसका हाफ कर लेते हैं तो हाफ करने के बाद जो आप लोगों के पास वैल्यू बचेगी 75.4 का, आप लोग जब हाफ लेते हैं तो आप लोगों के पास जो वैल्यू आती है वो हमारे पास 37.7। तो दिस वन इज द एटॉमिक रेडियस, और जो 75.4 है दिस वन इज द कोवलेंट बॉन्ड लेंथ जो है वो आप लोग इसको बोल रहे होते हैं। तो ये हमारे पास इसका जब आप लोग हाफ करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आती है वो हमारे पास एटॉमिक रेडियस के इक्वल आती है। ये भी एमसीक्यू ही है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, तो वो 37.7 पिकोमीटर जो है वो हमें देखने को मिलती है। खैर, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एटॉमिक रेडियस जो है वो किसी भी एटम का आप लोग प्रिसाइसली डिटरमाइन नहीं कर सकते, एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि जनाब यही हमारे पास जो है वो रेडियस है। अब उसकी रीज़न होती है, रीज़न सबसे पहली रीज़न जो है कहता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट द इंडिविजुअल आइटम। अब कोई भी आप लोगों के पास अगर कंटेनर है तो इस कंटेनर के अंदर कोई एक एटम को आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं होता। क्यों पॉसिबल नहीं होता? इतने ज्यादा ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं। कहा जाता है कि 10⁻⁵ एटम्स आर इनहेल्ड आवर बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ अ सिंगल इंस्पायरेशन। कि जब हम लोग एक दफा, सिर्फ एक दफा सांस लें तो हमारी बॉडी के अंदर 10⁻⁵ एटम्स जो हैं वो बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप लोग एक सिंगल इंडिविजुअल एटम को आइसोलेट करें और फिर उसका न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल तक का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से कहा जाता है कि हम लोग एग्जैक्ट रेडियस ऑफ एन एटम जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते। उसके बाद जो दूसरी रीजन होती है, दूसरी रीजन इसकी ये है, कहता है देयर इज नो शार्प बाउंड्री ऑफ एन एटम। बोहर ने तो हमें ये कह दिया था कि जनाब अगर न्यूक्लियस है तो ये सर्कुलर पाथ के अंदर इवॉल्व करते हैं, ये एग्जैक्ट एक वैल्यू होगी 0.529। ये हमारे पास एक वैल्यू है कि अगर यहीं तक 95% चांसेस होंगे कि आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं। लेकिन बाद में इस चीज़ की करेक्शन हुई, सोमरफेल्ड आए, उन्होंने कहा कि भी ये एलिप्टिकल पाथ में भी रोटेट कर सकते हैं। तो अगर एलिप्टिकल पाथ होगा जिस तरह से अंडा है, तो वो यहाँ तक की वैल्यू कुछ और होगी न्यूक्लियस से लेकर इस बाउंड्री की, और ये न्यूक्लियस से लेकर बाउंड्री की वैल्यू कुछ होगी, और यहाँ पे वैल्यू कुछ और होगी, और यहाँ पे वैल्यू कुछ और होगी। जबकि सर्कुलर पाथ के अंदर हमें पता है कि न्यूक्लियस जो सेंट्रल पाथ होता है उससे लेकर बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो हर तरफ सेम होता है। लेकिन एटम क्योंकि अब एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं होता, तो कहा जाता है कि देर इज नो शार्प बाउंड्री ऑफ एन एटम, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन नेवर बिकम एग्जैक्टली जीरो इवन एट द लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। बोहर के मुताबिक तो ये था कि अगर आप लोगों के पास, हमारे पास ये पहला सर्कुलर पाथ है और ये हमारे पास दूसरा सर्कुलर पाथ है, तो उसने ये कहा था कि जनाब अगर ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है, ये दूसरा सर्कुलर ऑर्बिट है, तो ये नोडल प्लेन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए ही नहीं जाते।
तो बाद में इसकी करेक्शन की गई, उन्होंने कहा कि किसी भी जगह के ऊपर इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं अगर ये इसका एलिप्टिकल पाथ जो है वो आप लोगों को इस तरह से देखने को मिल सकते हैं। तो कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस कभी भी जीरो नहीं होते इवन एट द लार्ज डिस्टेंस। बेशक आप लोग जितने मर्जी डिस्टेंस के ऊपर चले जाएं फ्रॉम द न्यूक्लियस, हो सकता है कि वहां पे भी जो है वो आप लोगों को इलेक्ट्रॉन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। लाइक यहाँ पर देखें कि आप लोगों को एक डायग्राम देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर ये न्यूक्लियस है तो ये जो इर्द गिर्द क्लाउड है ये जाहिर कर रहा है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन इस रीजन के अंदर किसी भी पाथ के अंदर जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ये सारे का सारा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आप लोगों को इसी चीज को जो है वो रिप्रेजेंट करके दिखा रहा है। और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि ये सेंटर के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है, और इसके इर्द गिर्द ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ के अंदर नहीं बल्कि एज वेल एज दे आर मूविंग इन द एलिप्टिकल पाथ। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है वो रोटेट कर रहे होते हैं। फिर थर्ड इसकी जो रीजन होती है, कहते हैं द इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अफेक्टेड बाय द नेबरिंग एटम। जब आप लोगों के पास हेट्रोन्यूक्लियर एटम्स होते हैं, लाइक यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड था और ये हमारे पास कार्बन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड था। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कोई भी एलिमेंट जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ उतना ही अट्रैक्ट करता है। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू और कार्बन की 2.5। तो कार्बन बीइंग अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। और यहाँ पे इसका जो एटॉमिक रेडियस हम लोग लेट्स सपोज कर लेते हैं कि ये एटॉमिक रेडियस है, तो इसकी वैल्यू कुछ और होगी। और अगर कार्बन और क्लोरीन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन। तो ये क्या करेगा, अब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहाँ पे जो कार्बन के एटॉमिक रेडियस की वैल्यू है वो कुछ और होगी और यहाँ पे कार्बन के एटॉमिक रेडियस की वैल्यू कुछ और होगी। मतलब इसके साथ जो नेबरिंग एटम होता है, जो एटम इसके साथ अटैच होता है, वो भी डिटरमाइन कर रहा होता है कि किसी भी एटम का जो रेडियस है वो क्या हो सकता है। तो ये तीन रीजंस होती हैं कि क्यों हम लोग एटॉमिक रेडियस को जो है वो एग्जैक्ट प्लेस के ऊपर जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास एटॉमिक रेडियस कितनी तरह का हो सकता है। पहली बात कि एटॉमिक रेडियस मेटालिक रेडियस हो सकता है। मेटालिक रेडियस मीन जब भी आप लोग मेटल्स की बात करते हैं, मतलब ग्रुप 1A 2A और 3A के एलिमेंट्स होते हैं, इनके लिए जनरली हम लोग मेटालिक रेडियस की टर्म जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दूसरे नंबर के ऊपर हम लोग देखेंगे कि वंडरवार रेडियस। वंडरवार रेडियस एक नई टर्म आप लोगों के लिए हो सकती है। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर क्लियर भी करता हूँ कि ये क्या होता है, लेकिन याद रखें कि वंडरवाल रेडियस जो है वो हम लोग टर्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं फॉर द नोबल गैसेज मॉलिक्यूल्स के लिए। हम लोग जो है वो ये टर्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और अगर हमारे पास नॉन मेटल्स होंगी, नॉन मेटल्स के अंदर हमारे पास ग्रुप 4A से लेकर ग्रुप 7A तक के जो एलिमेंट्स आते हैं ये हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, और इनके लिए जो हम लोग टर्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो हमारे पास कोवलेंट रेडियस की टर्म्स है वो हमें देखने को मिल रही होती है। अब हम लोग वंडरवार रेडियस को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि हमारे पास वंडरवार रेडियस जो है वो होता क्या है। तो कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन नॉन बॉन्डेड एटम्स ऑफ टू मॉलिक्यूल्स व्हेन दे आर एट अ मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। बेटा जब भी दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं ना, लाइक हम लोग कहते हैं कि नोबल गैस है। अब हमें पता है कि नोबल गैसेज अकेले एग्जिस्ट करती हैं, ये कभी भी किसी भी चीज़ के साथ बॉन्ड बनाने को प्रेफर नहीं करी होती। अगर ये एक आपके पास हीलियम का मॉलिक्यूल है और ये आप लोगों के पास दूसरा हीलियम का मॉलिक्यूल है, इनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं, इन्हें बॉन्ड बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती। ये हीलियम अपनी मौज में लगा है, घूम के फिरता हुआ आ रहा है, ये हीलियम अपनी मौज में है, घूम के फिरता हुआ आ रहा है। दोनों एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, इतना अप्रोच करते हैं कि ये इतना डिस्टेंस आ जाए कि मजीद ये एक दूसरे के नज़दीक ना आ सके, क्योंकि जब ये मजीद नज़दीक आएंगे तो फिर इनके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस ऑपरेट करेंगे। रिपल्सिव फोर्सेस ऑपरेट करेंगी तो फिर ये एक दूसरे से दूर दूर भागना शुरू कर देंगे। तो होगा क्या कि जब दो हीलियम एटम आपस में एक दूसरे के नज़दीक आने की कोशिश करते हैं और एट अ मिनिमम डिस्टेंस आ जाते हैं, इतना कम डिस्टेंस के मजीद उससे आगे एक दूसरे के ना आ सकें, तो उस डिस्टेंस को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। फिर हम लोगों ने इस डिस्टेंस को फाइंड किया, इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के बाद हम लोग इस वैल्यू का जो है वो हाफ ले लेते हैं। तो वो जो वैल्यू आती है उसको हम लोग बोलते हैं, दिस वन इज नोन एज द वंडरवाल रेडियस। तो डिस्टेंस आप लोगों ने फाइंड किया बिटवीन नॉन बॉन्डेड एटम्स, इन्होंने बॉन्ड नहीं आपस में बनाया बल्कि वो क्या है, एक दूसरे से अभी दूर दूर हैं। ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल यहाँ पे नोबल गैसेस भी हमारे पास मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ही होती हैं। तो व्हेन दे आर एट अ मिनिमम डिस्टेंस, जब वो एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर होते हैं, मतलब ये मजीद एक दूसरे के नजदीक नहीं आ सकते, तो उस रेडियस को हम लोग बोलते हैं दिस इज नोन एज द वंडरवाल रेडियस। यहाँ पे मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन भी गिवन है कि अगर ये एक मॉलिक्यूल, अब नोबल गैसेस की बात नहीं हो रही, इसके अलावा कोई भी एक मॉलिक्यूल है, वो क्या करते हैं, वो
एक दूसरे के नजदीक आते हैं, एक दूसरे के नजदीक आए, लेकिन ये देखें कि ये अभी भी एक दूसरे से जो है वो डिस्टेंस के ऊपर है। मतलब कि ये हमारे पास एट अ मिनिमम। अब यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल के केस में ये एक दूसरे से जो है वो मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर अभी भी मौजूद है। मतलब इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो बॉन्ड नहीं बनाया हुआ। जब इन्होंने एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं इस न्यूक्लियस का और दूसरे मॉलिक्यूल के एक न्यूक्लियस का, और इन दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आती है, इसको हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास जो है वो कोवलेंट रेडियस कहलाता है। मतलब ये सारे का सारा कोवलेंट रेडियस कहलाएगा। और अगर आप लोग इसकी हाफ वैल्यू कर लेते हैं तो फिर उस हाफ वैल्यू को हम लोग बोलते हैं, दिस वन इज नोन एज द वंडरवाल रेडियस। न्यूक्लियस से लेकर न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो दिस वन इज नोन एज अ वंडरवाल डायमीटर। और अगर आप लोग उसका हाफ कर लेते हैं तो दैट वन इज नोन एज द रेडियस, क्योंकि हमें पता है कि रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डायमीटर। तो न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस जो होगा वो वंडरवाल डायमीटर होगा। और अगर उसी वैल्यू का हम लोग हाफ कर लेते हैं तो वो हमारे पास वंडरवाल रेडियस जो है वो हमें देखने को मिल रहा होता है। और अगर आप लोग, ये हमारे पास हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, इन दो के न्यूक्लियस के दरमियान का अगर आप लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो दैट विल नोन एज द कोवलेंट डिस्टेंस, या फिर आप लोग कोवलेंट डायमीटर का नाम दे सकते हैं। और फिर अगर आप लोग उसका हाफ कर लेते हैं तो दैट विल नोन एज द कोवलेंट एडीआई। तो सिंपल सी बात आपको बता देता हूँ कि अगर एक मॉलिक्यूल में दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान न्यूक्लियस से लेकर न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो वो कोवलेंट डायमीटर है, अगर इसका हाफ कर लेंगे तो कोवलेंट रेडियाई। लेकिन अगर दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के नजदीक आने की कोशिश करते हैं और एट अ मिनिमम डिस्टेंस होते हैं तो फिर हम लोग एक मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस का दूसरे मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, तो वो हमारे पास वंडरवाल डायमीटर या वंडरवाल डिस्टेंस कहलाता है। और अगर हम लोग उसका हाफ कर लेते हैं तो दैट वन विल बी नोन एज द वंडरवाल रेडियस। तो ये हमारे पास वंडरवाल रेडियस की टर्म थी। अब वंडरवाल रेडियस को एक्सप्लेन करने के बाद बेटा हम लोग जाएंगे इनके ट्रेंड्स की तरफ। लेकिन ट्रेंड्स की तरफ जाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आप लोगों को एटॉमिक रेडियस में भी हेल्प आउट करेगा, ये आप लोगों को आयनिक रेडियस में भी हेल्प आउट करेगा, ये आप लोगों को आयनाइजेशन एनर्जी में भी हेल्प करेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी हेल्प करेगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हर जगह पे इसका काम आ रहा होगा। खैर मैं यहाँ पे इसी वजह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप लोगों को यहीं पे इस चीज़ की समझ आ जाए, ताकि बार बार हम लोग जो है वो इस चीज़ के ऊपर फोकस ना करें। बेटा हमारे पास कोई भी एक एटम जो है वो मौजूद है, लेट्स सपोज हम लोग कहते हैं कि ये ग्रुप 1A का हमारे पास जो है वो लिथियम है। इससे हम लोग लेफ्ट साइड की तरफ भी मूव करेंगे, और इससे हम लोग जो है वो लेफ्ट से राइट और टॉप टू बॉटम भी जो है वो हम लोग यहाँ पे मूव कर रहे होते हैं। जब हम लोग लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम में जो एटॉमिक नंबर है, जो प्रोटॉन नंबर है, वो हमारे पास है जनाब 3। जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करते जाते हैं। लाइक आगे बेरिलियम आएगा तो 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, सो ऑन। जैसे जैसे हम लोग मूव करते जाते हैं हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो बढ़ते रहते हैं। और इसी तरह से जब हम लोग नीचे की तरफ मूव करते हैं तो लिथियम का 3 है, सोडियम का 11 होगा, नेक्स्ट का 19 होगा, फिर 37 होगा, फिर 55 होगा, एंड सो ऑन। दोनों तरफ हमारे पास क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन लेफ्ट राइट भी इंक्रीज होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन टॉप टू बॉटम भी जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो रहे होते हैं। लेकिन जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारे पास साइज जो है वो डिक्रीज कर जाता है। लेकिन अगर हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो हमारे पास साइज जो है वो इंक्रीज हो चुका है। हालांकि दोनों तरफ चीज एक ही हो रही है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। और याद रखिएगा बेटा, न्यूक्लियर चार्ज सिंपल ये कह सकते हैं कि आप लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही जो है वो आप लोग इस चीज को बोल सकते हैं। मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर इसका फार्मूला ही होता है हमारे पास कि जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी माइनस सिग्मा। ये सारी की सारी बातें हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं आपको बेसिक सा एक कंसेप्ट बताऊंगा कि क्यों हमारे पास लेफ्ट टू राइट जो है वो साइज डिक्रीज हो गया या टॉप टू बॉटम जो है वो साइज इंक्रीज हो गया, हालांकि दोनों के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो बड़े होते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखें, याद रखिएगा कि न्यूक्लियर पावर का, न्यूक्लियर चार्ज का डायरेक्ट रिलेशन होता है किस चीज़ के साथ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के साथ। अब लेफ्ट टू राइट भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं और टॉप टू बॉटम भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज तो दोनों तरफ बढ़ रहा होता है। तो फिर क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें बेटा कि जब हम लोग ग्रुप्स की बात करते हैं और हम लोग पीरियड्स की बात करते हैं, जब भी हम लोग पीरियड की बात करेंगे तो कहते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, या आप लोग कहेंगे कि नंबर ऑफ शेल्स हैं वो हमेशा क्या रहेंगे, रिमेन सेम। देयरफॉर न्यूक्लियस बिकम मोर कैपेबल ऑफ बाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स मोर क्लोजली। मैं यहाँ पे आपको दो एग्जांपल दूंगा। अगर हमारे पास एक तरफ है जनाब लिथियम और एक तरफ है हमारे पास
फ्लोरीन। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो 9 है। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया और नेक्स्ट शेल के अंदर जो है वो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होगा। अगर हम लोग फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन में हमारे पास क्या होगा कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और उससे नेक्स्ट शेल के अंदर जो है वो हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास मौजूद होती हैं। बेटा अगर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है तो इसका मतलब इसमें 9 प्रोटॉन जो है वो मौजूद है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो इसका मतलब 3 प्रोटॉन है और इर्द गिर्द जो है वो हमारे पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर आप लोग लिथियम को देखते हैं या इसके अलावा पीरियड 2A का कोई भी एलिमेंट ले लें, उसके अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स होंगे वो हमारे पास 2 ही रहेंगे, इससे ज्यादा हमारे पास शेल्स जो हैं वो नहीं जाएंगे। अब होता क्या है कि अगर हम लोग लिथियम की बात करते हैं तो 3 प्रोटॉन है और उसके इर्द गिर्द 3 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लिथियम के पास 3 प्रोटॉन और वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स को, और फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन और ये अट्रैक्ट करना चाहते हैं 9 इलेक्ट्रॉन्स को। याद रखिएगा कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे, और शर्त ये है कि वहां पे नंबर ऑफ शेल्स सेम हो। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने ज्यादा हों, बशर्त ये है कि नंबर ऑफ शेल्स सेम हो, तो वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, जितना शहद मीठा होगा, जितनी कोई भी चीज मीठी होगी, उस चीज की तरफ मक्खियां या कोई भी दूसरी चीज उसकी तरफ उतनी ही ज्यादा जो है वो अट्रैक्ट होती है। इसी तरह से यहाँ पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो एज अ रिजल्ट आप लोगों के पास जो एटॉमिक रेडियस होता है वो श्रिंक हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ गया? क्योंकि हमारे पास प्रोटॉन्स ने उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच ही बहुत फोर्स के साथ लिया है, लेकिन एक तरफ हमारे पास 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो उतनी फोर्स के साथ नहीं खींच पाता है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि जब हम लोग लेफ्ट साइड के ऊपर मौजूद हैं तो उसका साइज ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग राइट साइड की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने की वजह से हमारे पास द एबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस टू बाइंड द इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे पास बढ़ जाती है। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि पीरियड के अंदर हमारे पास जो है वो साइज डिक्रीज हो जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि शर्त ये होती है कि नंबर ऑफ ऑर्बिट या शेल जो है वो सेम रहने चाहिए, और पीरियड के अंदर ये शर्त पूरी हो रही होती है कि हमारे पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं वो सेम रहते हैं। फिर ग्रुप्स के अंदर क्या होता है? कहते हैं ग्रुप्स के अंदर जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं ना, जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो हमारे पास क्या करते जाते हैं? इंक्रीज करते जाते हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते जाएंगे तो ये डायमेनिश करते जाते हैं द पावर ऑफ द न्यूक्लियस। तो बेशक फिर उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते भी जाएं, लेकिन फिर भी वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ उतनी ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब इसकी रीजन क्या होती है? यहाँ पे जो रीजन आती है बेटा, वो हमारे पास टर्म आती है शील्डिंग इफेक्ट की। मैं इसको आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज क्लियर कर लें कि जब हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ना, तो जो न्यूक्लियर चार्ज होता है उसके इफेक्ट को डायमेनिश कर दिया जाता है, गायब कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। तो इसको हम लोग सिंपल एक न्यूक्लियर चार्ज का ही नाम दे रहे होते हैं। लेकिन जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो फिर हम लोग इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का नाम दे रहे होते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में ये जो सिग्मा है इस फार्मूला के अंदर, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, और इसको हम लोग कहते हैं कि जनाब कोई भी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कितनी फोर्स के साथ खींच सकता है, इसको हम लोग बोल रहे होते हैं कि हमारे पास स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो अभी के लिए आप लोगों ने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि जब टॉप टू बॉटम जाएं तब भी नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएं तब भी बढ़ेंगे। लेकिन जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वहां पे नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं, जिसकी वजह से प्रोटॉन्स की न्यू इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती हैं। इसको हम लोग बोलेंगे कि ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, कि ये किसी ना किसी तरह से कारआमद है साइज को डिक्रीज करने के अंदर। लेकिन जब हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बढ़ते हैं, मतलब न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को खत्म कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ इफेक्ट नोन एज द शील्डिंग इफेक्ट। अब ये शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है इसको हम लोग स्लाइड के अंदर डिस्कस करते हैं। कहता है कि द डिक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन को कम करवा देना ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द शील्डिंग इफेक्ट। अगर हम लोग इसकी दूसरी डेफिनेशन के ऊपर जाएं तो कहता है द रिपल्जन ड्यू टू इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? कि इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे रहे होते हैं। ये रिलेशन याद रखना है कि शील्डिंग इफेक्ट का नंबर ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। याद रखिएगा कि शील्डिंग इफेक्ट का एटॉमिक रेडियस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है।
तो नंबर ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, और अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियस भी हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा होता है। अब ये हमारे पास जनाब मौजूद है पोटाशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। होता क्या है कि शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, शेल के अंदर 8 हैं, एम के अंदर भी 8 हैं, और एन के अंदर जो है वो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। और अगर इसी के साथ मैं सोडियम को भी ड्रा कर लेता हूँ कि आपके पास सोडियम का न्यूक्लियस है, इसके पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इससे नेक्स्ट जो है 8 है, और इससे नेक्स्ट सेल जो है वो हमारे पास उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास पड़ा हुआ है। अब इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को पहले समझिए कि इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो मैंने लिखा है कि इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। तो अगर ये पोटाशियम का आउटर मोस्ट शेल उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन मतलब उसके अंदर जो शेल्स पाए जाते हैं वो कितने हैं। तो पहले शेल के अंदर 2 हैं, उससे नेक्स्ट में 8 है, और उससे नेक्स्ट में 8 है, तो यहाँ पे 18 इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर आप लोग ये सोडियम की बात करते हैं तो इसमें 2 + 8 आप लोगों को 10 जो है वो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं। अब होता क्या है कि न्यूक्लियस खींचना चाहता है इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। जब न्यूक्लियस इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो ये जो सेंटर में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं कि भाई न्यूक्लियस तुझे क्या हो गया है, हम भी तो इलेक्ट्रॉन है, हमारे ऊपर भी तो नेगेटिव चार्ज है, तुम हमें भी तो अपनी तरफ अटैक कर सकते हो। लेकिन न्यूक्लियस कहेगा नहीं, मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। तो वो अपनी पूरी ताकत लगाता है उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने को। लेकिन फिर इलेक्ट्रॉन्स भी बदमाश होते हैं, वो कहते हैं जा अब तू खींच के दिखा इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। तो न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अटैक करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन ये जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होते हैं, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियस इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जब अटैक करने की कोशिश करेगा, तो जो सेंटर में मौजूद इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इनके दरमियान इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन हो जाती है। मतलब नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं। न्यूक्लियस कहता है मैंने खींचना है, इलेक्ट्रॉन कहते हैं हमने खींचने नहीं देना। तो इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर जीत हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स की जीत क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारे पास जितने ज्यादा इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर उतना ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, उनके पास उतनी ही ज्यादा ताकत होगी उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने के लिए। तो पोटाशियम के केस में आपके पास 18 इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन है, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन है जो कि इसको दूर भगाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने नहीं देंगे। लेकिन उसी के मुकाबले में अगर सोडियम को देखते हैं तो यहाँ पे इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 10 हैं। करेंगे दोनों ही रिपेल, पोटाशियम के इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स भी रिपेल करेंगे सोडियम के भी, लेकिन दोनों में से किसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी? तो दोनों में से जिसमें नंबर ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा, मतलब पोटाशियम इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा। जब इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो रिपल्जन कॉज करेंगे। जब वो रिपल्जन कॉज करेंगे तो हम लोग कहते हैं कि शील्ड, शील्ड का मतलब होता है बचाव। किस चीज से बचाव कर रहे हैं हम लोग? बेसिकली न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन से बचाव कर रहे हैं। तो जितने इंटरवेलिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा, आप लोगों की न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन उतनी ज्यादा शील्ड हो जाती है, महफूज हो जाती है। जितनी ज्यादा न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन शील्ड हो जाएगी, अब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा। जब न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को खींच नहीं पाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि उसका एटॉमिक रेडियस है वो हमें उतना ही ज्यादा देखने को मिल रहा होता है। तो सोडियम जो कि ग्रुप में ऊपर है और पोटाशियम ग्रुप में नीचे है, जब पोटाशियम ग्रुप में नीचे है तो इसमें इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा। और इसी के साथ साथ आप लोग ये भी देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ शेल्स भी, कि जब हम लोगों ने पोटाशियम की बात की तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स आप लोगों के पास 4 हैं, और अगर हम लोगों ने बात की सोडियम की तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स हैं वो हमारे पास 3 हैं। तो नंबर ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द, आप लोग यहाँ पे एक मजीद चीज को ऐड कर सकते हैं, मैं इनको यहाँ पे लिख रहा हूँ। नंबर ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है नंबर ऑफ शेल्स के साथ, और नंबर ऑफ शेल्स का डायरेक्ट रिलेशन होता है शील्डिंग इफेक्ट के साथ, और शील्डिंग इफेक्ट का डायरेक्ट रिलेशन होता है एटॉमिक रेडियस के साथ। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या लेफ्ट टू राइट शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है? सोचें जरा, वीडियो को रोकें जरा, सोचें और फिर मुझे आंसर करें। देखें, जब लेफ्ट टू राइट हम लोगों ने कहा कि नंबर ऑफ शेल्स क्या रहते हैं, सेम। अब नंबर ऑफ शेल्स का शील्डिंग इफेक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो याद रखिएगा हमारे पास लेफ्ट टू राइट जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी हमारे पास क्या रहता है, सेम रहता है, वो हमारे पास चेंज नहीं हो रहा होता। सो दिस वाज द कांसेप्ट अबाउट द शील्डिंग इफेक्ट। अब हम लोग एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, कहता है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम लोग लेफ्ट टू राइट बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज। इन ट्रेंड्स को अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली प्रॉपर्टीज के अंदर आप लोगों को ये बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर रहा होगा। एटॉमिक रेडियस आप लोगों को हर जगह पे देखने को मिलते हैं। अब इसकी रीजन क्या होती है? कहते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं।
तो पूछने वाला कहते हैं कि भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो ग्रुप्स में भी बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने से क्या हो गया। तो हमने पीछे पढ़ा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब पीरियड्स में बढ़ते हैं तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता है, और रीजन क्या होती है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास से सेम होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स हैं वो हमारे पास सेम होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़े तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ जाएगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो वैलेंस शेल इज श्रिंक्ड, वो सिकुड़ जाता है एंड इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, और जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है वो हमारे पास से डिक्रीज हो चुका है। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट। अब पीरियड के रिगार्डिंग तीन बातें आप लोगों ने बेटा याद रखनी है। नंबर वन, के नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, हमारे पास जो शेल्स होते हैं वो हमेशा सेम, अगर सेकंड पीरियड है तो हमेशा दो शेल ही रहेंगे। ये बात भी यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो पीरियड नंबर होता है उसमें उतने ही शेल होते हैं, अगर सेकंड पीरियड है तो दो शेल होंगे, थर्ड पीरियड है तो तीन शेल होंगे, फोर्थ पीरियड है तो चार शेल होंगे। फिर जब नंबर ऑफ शेल सेम है तो फिर जाहिर बात है कि वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट भी जो है वो हमारे पास सेम ही रह रहा होगा। और तीसरी बात के नंबर ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स भी सेम ही रहेंगे, क्योंकि जब इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अगर ये हमारे पास लिथियम है तो दो इलेक्ट्रॉन और एक, और लास्ट में हमारे पास फ्लोरीन है तो दो इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे नो। इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन यही होता है कि वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जो शेल पाए जाते हैं उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन है जो इसके दरमियान पाए जाते हैं न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, और यहाँ पे भी दो ही हैं। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि नंबर ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे पास से सेम है। अब यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं कि लिथियम के केस में वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, शेल सभी में देखें कि आप लोगों के पास शेल कितनी है, सभी केसेस में आपके पास दो ही शेल्स हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सभी केसेस में इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, आप लोग फिर भी कहेंगे कि इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स भी दो ही हैं। लेकिन अगर आप लोग साइजेस को देखें तो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट राइट मूव करते जा रहे हैं हमारे पास साइजेस हैं वो डिक्रीज होते रहते हैं। रीजन क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर प्रोटॉन्स बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगी तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेंगे, जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स की तरफ खींच लेंगे तो वो जो साइज होता है वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, न्यूक्लियस की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो चुका है। याद रखिएगा इसमें एक्सेप्शन कोई नहीं होती, कुछ कुछ टीचर्स लिखवाते हैं इस चीज़ को, क्योंकि हमारी फर्स्ट ईयर की बुक इस चीज़ को जो है वो लिख रही है कि जो हमारे पास ऑक्सीजन का जो साइज है ये कम होता है हमारे पास एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। कुछ टीचर्स लिखवाते हैं लेकिन ज़्यादातर यही कहा जाता है कि एटॉमिक रेडियस के अंदर हमारे पास किसी भी किस्म की एक्सेप्शन जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रही होती, और आप लोग भी इसी चीज़ को जो है वो हाईलाइट कर रहे होंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत सारे टीचर्स इस चीज़ को एक्सेप्शन के तौर पर जो है वो कंसीडर कर रहे होते हैं। ये इसका रेफरेंस आप लोग अपनी पीटीबी की बुक चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो वैल्यूज लिखी हुई हैं उससे भी आप लोगों को वैल्यूज देखने को मिल सकती हैं, लेकिन जनरली हम लोग ये इसको कंसीडर नहीं कर रहे होते और इसको ऐसे ऐसे ही जो है वो हम लोग पढ़ रहे होते हैं। अगर एटॉमिक रेडियस स्टैंड की बात करते हैं तो कहते हैं कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज करता है, इसकी रीजन ऑलरेडी डिस्कस की। यहाँ पे क्या होता है कि टॉप टू बॉटम हमारे पास जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज होते रहते हैं, लाइक लिथियम है, सोडियम है और पोटाशियम है। लिथियम में जो शेल होते हैं वो दो होते हैं, सोडियम में जो शेल होते हैं वो तीन होते हैं, पोटाशियम में जो शेल होते हैं वो चार। जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से अभी हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, और जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है तो फिर न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो होल्ड होती है वो कम हो जाती है, वीकर अट्रैक्शंस हो जाती हैं, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी, न्यूक्लियस उनको खींच नहीं पाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो चुका है, वो हमारे पास इंक्रीज हो चुका है। यहाँ पे भी बेटा हमें किसी भी किस्म का एबनॉर्मल ट्रेंड जो है वो देखने को नहीं मिल रहा होता। अगर आप लोग एल्कली मेटल्स बोला जाता है ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को, तो यहाँ पर देखें लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम, जैसे जैसे आप लोग टॉप टू बॉटम मूव करते जा रहे हैं हमारे पास साइज है वो इंक्रीज करता जा रहा है। इसी तरह से आप लोग हेलोजेंस के केस में भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम मतलब फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास साइजेस क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो जब भी टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो हमारे पास साइजेस जो हैं वो इंक्रीज कर रहे होते हैं, तो एटॉमिक रेडियस जो है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा और लेफ्ट राइट जो है वो हमारे पास डिक्रीज कर रहा होता है। तो ये ट्रेंड्स हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे याद रखने हैं।
फिर नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, लाइक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का डायरेक्ट रिलेशन होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ, लेकिन मैं पीछे भी इस चीज़ को क्लियर कर चुका हूँ कि न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव सिर्फ और सिर्फ पीरियड्स के केस में होता है, ये ग्रुप्स के केस में इफेक्टिव हमें देखने को नहीं मिलता। फिर नेक्स्ट है कि एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने लेफ्ट टू राइट हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बढ़ने की वजह से हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है वो उतना ही कम होता रहता है, मतलब इन दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ शेल्स, ये चीज़ हम लोगों ने ग्रुप्स के केस में कंसीडर कर ली हुई है कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से क्या होता है कि हमारे पास इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस भी जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप लोगों के पास यहाँ पर जो अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो कम हो जाती है। फिर कहता है कि एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शील्डिंग इफेक्ट, ये बात अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की। तो ये ऐसे चीज आप लोगों से लाइंस पूछी जा सकती हैं कि ऑल ऑफ दीज हैव द डायरेक्ट रिलेशन विद द एटॉमिक रेडियस एक्सेप्ट, तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का इन केस ऑफ पीरियड्स, तो ये बात आप लोगों ने यहाँ पे याद रख लेनी है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। हर क्वेश्चन को आप लोगों ने रोक के, ये क्वेश्चन सामने है, इसको वीडियो को रोक के खुद से आंसर करें, फिर नेक्स्ट मैं क्या बोल रहा हूँ उस चीज़ को सुनना है। कहते हैं ना सेकंड पीरियड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एटॉमिक रेडियस, बेटा पीरियड कोई भी हो, सेकंड हो, फर्स्ट हो, थर्ड, जो भी पीरियड हो, जब आप लोग मूव करते हैं राइट टू लेफ्ट। अच्छा यहाँ पर देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसने ये नहीं कहा कि लेफ्ट टू राइट, इस बात का आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना है। पीरियड में जब भी हम लोग बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं, पीरियड में लेफ्ट टू राइट की बात करें तो हमारे पास जो साइज है वो क्या होता है, वो हमारे पास साइज है वो डिक्रीज होता है। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, उसने कहा इन सेकंड पीरियड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट नहीं पूछा, राइट टू लेफ्ट पूछा है कि हम लोग इस साइड को आ रहे होंगे, इस साइड की तरफ आते हो आप लोगों के पास साइजेस इंक्रीज ही हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा, बीटा नहीं आएगा। मेरा ख्याल है कि आप लोगों में से 90% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बीटा ऑप्शन को मार्क किया होगा, लेकिन यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास अल्फा आ जाएगा। इसी तरह से कहता है इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अब टॉप टू बॉटम में कोई भी ग्रुप हो, जब टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे पास साइजेस जो है वो इंक्रीज ही हो रहे होते हैं, तो यहाँ पे भी राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास अल्फा ही आएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस को डिक्रीज करना है। अब कहाँ से कहाँ डिक्रीज होगा, आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं, आप लोग इसको कैसे पिक करेंगे क्वेश्चन को। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कहाँ पर होता है। तो आप लोग कहेंगे सर हमने दो ट्रेंड पढ़े, एक हमने पीरियड्स का पढ़ा और एक हम लोगों ने ग्रुप्स का पढ़ा। ग्रुप्स में हमने कहा कि टॉप टू बॉटम जो है वो हमारे पास ये इंक्रीज होता है, और पीरियड में हमारे पास जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा होता है। अब हम लोग देख लेते हैं ऑप्शंस को, लिथियम और पोटाशियम। आप लोगों को पहले 36 एलिमेंट्स का पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट किस पीरियड से कुछ ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। अगर हम लोग लिथियम और पोटाशियम की बात करते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। अब लिथियम से पोटाशियम की तरफ जाना है तो टॉप टू बॉटम जैसे जैसे मूव करते जाते हैं एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, ये तो डिक्रीज नहीं होगा, मतलब ये राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। बीटा ऑप्शन देखें मैग्नीशियम और कैल्शियम, तो अगर हम लोग सेकंड ग्रुप की बात करते हैं तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। मैग्नीशियम से कैल्शियम की तरफ जाते हैं तो साइज हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो ये भी राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। चार ही देखें सोडियम और एल्यूमिनियम, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं। तो जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज क्या होते हैं, डिक्रीज हो रहे होते हैं। तो यही तो उसने पूछा है कि कौन सा, तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन चार ही आ जाएगा। अगर नियोन और आर्गोन की बात करते हैं तो हीलियम, नियोन, आर्गोन, तो नियोन से आर्गोन की तरफ साइज है वो इंक्रीज हो रहा होगा, तो ये भी राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमें चार्ली जो है वो देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम लोग मूव करते हैं। कहता है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीजिंग, क्यों एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। बेटा पहली बात तो ये कि इसका आंसर नन ऑफ दीज आएगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज नहीं करता डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा होता है। एक बात ये हो गई। अब ये क्वेश्चन ठीक है, इसका हम लोग आंसर करेंगे। कहता है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीजिंग, एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है, शेल नंबर भी बढ़ते हैं और शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज जो है वो हमें देखने को मिल रहा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक साइज। इसमें अगेन आप लोगों को सहारा लेना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट किस पीरियड से बिलोंग कर रहा है या
किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। अब लिथियम और बेरिलियम अगर आप लोग देखते हैं तो लिथियम और बेरिलियम ये एक पीरियड से बिलोंग करते हैं और लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, मतलब लिथियम का एटॉमिक रेडियस ज्यादा होना चाहिए था, बेरिलियम ये उलट लिखा हुआ, ये गलत। फिर बीटा में देखें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं और टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, इसका मतलब फॉस्फोरस का साइज है वो ज्यादा है और नाइट्रोजन का कम है, और यही बात उसने यहाँ पे लिखा है, आई थिंक सो यही राइट ऑप्शन होगा। 40 में देखते हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो ऑक्सीजन है और एक तरफ फ्लोरीन है, लेफ्ट टू राइट साइज है वो डिक्रीज होता है, तो ऑक्सीजन हैज द हायर साइज एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, तो ये भी गलत होगा। और डेल्टा में नियोन और आर्गोन है, तो हीलियम नियोन आर्गोन, आर्गोन का साइज नीचे होने की वजह से ज्यादा होना चाहिए था और नियोन का कम, तो ये भी हमारे पास जो है वो गलत है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बीटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं विच ऑफ फॉलोइंग हैज अ ग्रेटर साइज इन सेम पीरियड। आपके पास सेम पीरियड है, लाइक हम लोग ग्रुप वन पीरियड सेकंड की बात करते हैं, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है। ग्रुप वन ए को हम लोग अल्कली मेटल्स बोलते हैं, टू ए को हम लोग अल्कलीन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, फल जो हमारे पास सेवंथ हैं इनको हम लोग हैलोजेंस का नाम देते हैं, और जो एट हैं इनको हम लोग नोबल गैसेस का नाम देते हैं। तो इनमें से किसका साइज है वो सबसे ज्यादा होता है, तो लेफ्ट टू राइट हमारे पास साइज है वो डिक्रीज करते जाते हैं, इसका मतलब जो सबसे लेफ्ट के ऊपर एलिमेंट्स मौजूद होते हैं इनके साइजेस सबसे ज्यादा होते हैं, तो याद रखिएगा हमारे पास अल्कली मेटल्स के जो साइज होते हैं वो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन थे एटॉमिक रेडियस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद बेटा एक लास्ट टॉपिक, एक टर्म है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर्स के अंदर, ये यहाँ पे भी आप लोगों को पता होना चाहिए लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्यों स्पेसिफिकली पूछा जाता है। अच्छा मैं पहले इसको क्लियर कर दूं कि ये आप लोगों के पास ना एक पीरियड के एलिमेंट्स हैं। अब पीरियड में हमने कहा था कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे उतना उसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा और साइज उतना ही ज्यादा डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन लेंथेनाइट्स में क्या होता है, द स्टेडी डिक्रीज, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिक्रीज देखने को मिलता है इन द एटॉमिक रेडियो और आयनिक रेडियो ऑफ द लेंथेनाइट एलिमेंट्स विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो बहुत ज्यादा बढ़ता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन बहुत ज्यादा बढ़ते हैं लेंथेनाइट्स के अंदर, लेकिन जो एटॉमिक रेडियो का डिक्रीज होता है वो बहुत कम होता है। कहता है कि एटॉमिक रेडियस जो है, अगर जो हमारे पास सबसे लेफ्ट एलिमेंट है उसका एटॉमिक रेडियस 165 है और जो सबसे राइट पे है वो 156 है, मतलब सिर्फ 9 पिकोमीटर पूरे 14 एलिमेंट्स के अंदर जो है वो हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। जबकि जो हमारे पास डिफरेंस है इनके अंदर वो 9 का, और अगर हम लोग एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो वो हमारे पास 14 बढ़ जाते हैं, जब जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जो है वो मूव कर रहे होते हैं। तो इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए, लेकिन डिक्रीज एटॉमिक रेडियस में सिर्फ 9 आया। रीजन क्या है, कहते हैं इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाती है तो 4f के इलेक्ट्रॉन 0 से लेकर 14 तक हो सकते हैं, डी के इलेक्ट्रॉन 0 से 2 तक हो सकते हैं और एस के इलेक्ट्रॉन 0 से 10 तक होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और एस के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। कहते हैं कि एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस टू 4f ऑर्बिटल, जैसे जैसे आप लोग लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं वो 4f के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे होते हैं। अब कहते हैं ये जो 4f ऑर्बिटल्स है दिस हैज वेरी डिफ्यूज्ड शेप, डिफ्यूज शेप मीन ये फैली हुई होती है फोर्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फैले हुए होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स फैलते जाएंगे तो फैलने की वजह से क्या होगा कि ये न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उनको रोकने का सबब बनते हैं। तो कहते हैं कि नॉट एबल टू डिक्रीज द न्यूक्लियर अट्रैक्शन, ये डिफ्यूज होते हैं, नोट नहीं आएगा बेटा यहाँ पे एबल आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब डिफ्यूज शेप है तो ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। जब वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन को डिक्रीज कर देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो है वो ज्यादा खींच नहीं पाएगा। जब वो ज्यादा नहीं खींच पाएगा तो उसकी वजह से आप लोगों के पास एटॉमिक रेडियस है वो उतना ज्यादा डिक्रीज नहीं होता, और हम लोग कहते हैं कि सिर्फ ग्रेजुअल इंक्रीज आ रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अंदर, इतना कोई ज्यादा इंक्रीज नहीं हमें देखने को मिलेगा। इसी वजह से कहा जाता है कि ग्रेजुअल डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सिंपली इसके अंदर 4f ऑर्बिटल्स आ जाता है जो कि डिफ्यूज मतलब फैली हुई शेप रखते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है वो फैले हुए होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इतना ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे। ये जो शेडिंग इफेक्ट है ये पोर नहीं होता बल्कि ये ज्यादा हो जाता है। जब ज्यादा शेडिंग इफेक्ट होगा
तो हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इतना नहीं खींच पाएगा। अब आप लोगों ने ये नहीं कहना कि सर अभी तो आपने पीछे बोला कि शेडिंग इफेक्ट सेम रहता है, तो बेटा जब जनरल पीरियड्स होते हैं वहां पे सेम रहता है, लेकिन लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की एक्सेप्शन है, इसी वजह से तो इसको स्पेसिफिकली अलग शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा रहा होता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अब हम लोग यहाँ पे इनके ट्रेंड्स भी देख सकते हैं कि इनके जो रेडियाई हैं वो हमारे पास बहुत ही जो है वो, जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट राइट मूव करते हैं डिक्रीज तो होता है साइज, लेकिन बहुत ही स्टेडी, बहुत ही ग्रेजुअल डिक्रीज है वो हमें देखने को मिल रहा होता है। तो ये वाली बातें जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है। तो बेटा ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर, इसके अंदर कोई भी चीज़ें आप लोगों को पसंद आई हैं, मेरा ये जो सिलसिला है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर मेरी एफर्ट्स आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो इस चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, अपने सिबलिंग, जूनियर, सीनियर जो भी एमडी कैट के रिगार्डिंग या एफएससी के अंदर हैं, तो उनके साथ मेरा चैनल लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।